तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और वो है ऊष्मा रसायन। ओके, आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें पहला टॉपिक है ऊष्मा, हीट। फिर इसके बाद हम आएंगे कार्य के बारे में, और फिर आते हैं हम इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोसेस हैं, प्रक्रम हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले डिफाइन कर ले हम ऊष्मा। तो देखो, ऊष्मा क्या है? हीट। तो ऊर्जा का वह रूप जो तंत्र एवं वातावरण के मध्य ताप के अंतर के कारण स्वतः प्रवाहित होती है, ऊष्मा कहलाती है। समझ गए ना कि ऊष्मा एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा का ऐसा रूप है जो तंत्र और वातावरण के मध्य जो ताप का अंतर होता है उसके कारण ये स्वतः प्रवाहित होती है। और इसका जो प्रवाह है हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः होता है। बात समझ गए ना कि अगर ऊष्मा है कहीं तो उसका प्रवाह हमेशा अपने उच्च ताप क्षेत्र से निम्न ताप क्षेत्र की ओर स्वतः होगा। तो ऐसी ऊर्जा को बोला गया है ऊष्मा। ऊष्मा की अगर हम इकाइयों की बात करें तो चूंकि ऊष्मा एक ऊर्जा है और ऊर्जा की जितनी इकाइयां हैं वही ऊष्मा की भी इकाइयां होंगी। तो सबसे बड़ी इकाई है कैलोरी, उससे छोटी है जूल, उससे छोटी है अर्ग, और एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जो जूल है ये एसआई इकाई है। ओके, और जो अर्ग है वो है सीजीएस यूनिट। एक कैलोरी होता है 4.184 जूल, और एक जूल में होता है 10⁻⁷ अर्ग, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। समझ गए ना? तो ये है ऊर्जा की इकाइयां, मीन्स ऊष्मा की इकाइयां। अब आता है कि ऊष्मा की चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन का याद रखना है, क्योंकि हमें आगे न्यूमेरिकल्स में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वहां पर Q की वैल्यू क्या रखें, Q का मान धनात्मक रखें या ऋणात्मक। तो यहाँ पर हम केवल तंत्र के बारे में ही अध्ययन करेंगे कि तंत्र से ऊष्मा निकल रही है या तंत्र से ऊष्मा जा आ रही है, इस तरह से। तो देखो, चिन्ह की परिपाटी में पहला है कि तंत्र द्वारा ऊष्मा अवशोषित होती है। तो जो Q है, ऊष्मा की जो मात्रा है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे वो पॉजिटिव रखोगे कि तंत्र ने 20 किलो जूल हीट एब्सॉर्ब कर ली। तो हम तंत्र के लिए Q का मान प्लस करके, मतलब ना जोड़ देंगे, उसकी जितनी भी एनर्जी इनिशियली रही होगी, तंत्र की जितनी भी ऊर्जा रही उसमें उतनी ऊष्मा जोड़ दो। और तंत्र से अगर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसका मतलब है तंत्र की ऊष्मा घट रही है। इसका मतलब है कि तंत्र की जितनी भी ऊर्जा थी उसमें से जितनी ऊष्मा निकल गई उसमें से उतना माइनस कर दें। तो ये है ऊष्मा की चिन्ह परिपाटी। समझ गए ना कि सपोज हम ये माने कि ये है हमारा तंत्र, ठीक है, और ये है हमारा वातावरण। तो वातावरण से ऊष्मा सपोज तंत्र के अंदर आ रही है, तो यहाँ का उच्च ताप होगा, ध्यान रखें, और यहाँ क्या होगा, निम्न ताप। तो ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अर्थात वातावरण से तंत्र में खुद ही प्रवेश कर जाएगी। तो यहाँ पर हम तंत्र के लिए जो Q का वैल्यू है, ऊष्मा का साइन है Q, उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब जोड़ देंगे। और अगर तंत्र से ऊष्मा बाहर जा रही है तो उतनी ऊष्मा या उतनी ऊर्जा तंत्र से हम माइनस करके घटा देंगे। तो बात समझ गए ना? ये चिन्ह परिपाटी है। फिर आ जाते हैं कार्य। तो देखो, ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा, ये सब ऊर्जा ही है। तो कार्य क्या है? कार्य है ऊर्जा परिवर्तन की विधा, मोड। मतलब है कि हम एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपने जो भी मोड यूज की, जो भी विधि यूज की है, तो इसी को बोला गया है क्या? कार्य। समझ गए ना? हमें रासायनिक रूप से जो परिभाषित करना है कार्य को, वो है ऊर्जा परिवर्तन की विधा को यहाँ कार्य कहेंगे। अर्थात कार्य द्वारा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। बात क्लियर है कि कार्य जो है
एक ऊर्जा परिवर्तन की मेथड है, विधि है। इसके माध्यम से हम एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हैं। और ये कार्य होते हैं 3 प्रकार के, यांत्रिक कार्य या ऊष्मागतिक कार्य। हमें इस यूनिट में इसी कार्य को डिटेल में पढ़ना है। पीडीएलवी होता है ये, गुरुत्वीय कार्य एमजीएच जिसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, और विद्युतीय कार्य जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एनएफई नॉट। एन मतलब सेल अभिक्रिया के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एफ फैराडे है, और ई है सेल विभव। कार्य में भी वही यूनिट आती है, क्योंकि कार्य एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा ही है तो ऊर्जा, तो कार्य की भी वही इकाइयां हैं, कैलोरी, जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट। समझ गए ना। अब आती है कार्य की चिन्ह परिपाटी, कि आप जब किसी तंत्र के बारे में सोच रहे हैं तो उस पर कार्य की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी गई है, तो आप इसे किस तरह यूज करें। तो तंत्र पर अगर कार्य हो रहा है तो W हम पॉजिटिव लिखेंगे, मीन्स तंत्र की कुल ऊर्जा में कार्य की ऊर्जा को जोड़ देंगे। और तंत्र द्वारा अगर कार्य होता है तो तंत्र की कुल ऊर्जा में से उस कार्य की ऊर्जा का माइनस कर देंगे, मतलब उसको घटा देंगे। क्योंकि जब तंत्र कार्य करेगा तो उसकी ऊर्जा घटना शुरू हो जाएगी, मीन्स कुल ऊर्जा में से इसके मान को, न्यूमेरिकल वैल्यू को घटाना शुरू करेंगे। और तंत्र पर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो तंत्र की ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इसे पॉजिटिव रखें। अभी हम Q और W के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनका कहाँ किस चिन्ह परिपाटी का यूज हम फर्स्ट लॉ में देखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी को बोलते हैं कौन सा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। तो देखो, ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, समानुपाती है देखा जाए तो। ना तो द्रव्य नष्ट हो सकता है तो ना ही ऊर्जा का नष्ट हो सकती है। तो इसी ऊर्जा के संरक्षण को स्पष्ट करने के लिए नियम दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी प्रक्रम में ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है या परिवर्तन होता है। समझ गए ना। मतलब कोई भी प्रक्रम चले, चाहे रासायनिक प्रक्रम हो चाहे भौतिक प्रक्रम हो, किसी भी प्रक्रम में आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है विभिन्न प्रक्रमों में, और उन्हीं प्रक्रम को बोलते हैं कार्य। मतलब कार्य द्वारा हम एक ऊर्जा को दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अर्थात जब किसी एक प्रकार की ऊर्जा विलुप्त होती है तो उसी के तुल्य दूसरे प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। बात समझ गए ना, कि जब एक प्रकार की ऊर्जा विलुप्त होगी तो उसके तुल्य दूसरे प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसे विद्युत ऊर्जा मान लो विलुप्त हो रही है हीटर में, तो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। समझ गए। तो इस तरह से ऊर्जा का केवल रूपांतरण चलता है, उसका जो है नष्ट होना या बनना पॉसिबल नहीं है। तंत्र की कुल ऊर्जा, अगर हम एक तंत्र से समझें कि ये है तंत्र, ये क्या है बच्चों, तंत्र, जिसकी इनिशियल जो E1 है, ठीक है, कि यहाँ पर जो E1 है तंत्र की प्रारंभिक क्या है ऊर्जा, ठीक है। E1 ऑलरेडी पहले से थी, फिर तंत्र पर Q ऊष्मा प्रदान की गई, तो तंत्र में जो ऊर्जा थी उसमें ये Q जुड़ जाएगा क्योंकि नष्ट हो नहीं सकती। और उसी पर W कार्य भी कर दिया गया तंत्र के ऊपर, तंत्र पर किया गया कार्य है W, तंत्र को दी गई ऊष्मा Q है, तंत्र की पहले से जो ऊर्जा है वो है E1। तो तंत्र की कुल ऊर्जा जो है E2 वो हो जाएगी E1 प्लस Q प्लस W। मतलब पहले से कितनी ऊर्जा थी प्लस कितनी उसको ऊष्मा बाहर से मिली प्लस उस पर कितना कार्य हुआ, तो टोटल एनर्जी हो गई E2। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस Q प्लस W। तो और आगे बढ़े तो E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q प्लस W, या डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा E है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, या तंत्र की कुल ऊर्जा जो है उसमें परिवर्तन। अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि तंत्र द्वारा 20 जूल ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है तथा 40 जूल का तंत्र द्वारा कार्य होता है,
तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? तो देखो Q है -20 जूल, तो W है -40 जूल, तो डेल्टा E इक्वल टू हो गया Q प्लस W। तो Q की वैल्यू हमने रख दी -20, W की वैल्यू रख दी -40, तो डेल्टा E आ गया -60 जूल। तो इस तरह से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो है -60 जूल। समझ गए ना? तो इस तरह से तंत्र का आपने देखा कि क्यों मैंने निगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि तंत्र द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। डब्ल्यू निगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि तंत्र द्वारा कार्य हो रहा है। तो हम इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मतलब है कि तंत्र की जितनी भी ऊर्जा रही होगी उसमें से इतनी ऊर्जा नष्ट मतलब विलुप्त हो गई। ओके। फिर दूसरा है तंत्र पर 160 जूल का कार्य किया जाता है और 100 जूल ऊष्मा तंत्र द्वारा उत्सर्जित कर दी जाती है, तो डेल्टा ई क्या होगा? तो यहाँ पर हम W की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे 160 जूल। क्यों? क्योंकि तंत्र पर कार्य हो रहा है। और Q की वैल्यू निगेटिव ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि तंत्र से ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। तो कुल मिला के Q ऊष्मा मिली 100 जूल की, और W जो ऊष्मा निकल गई 100 जूल की, और कार्य हुआ 160 जूल का, तो तंत्र की ऊष्मा बढ़ के हो गई 60 जूल और मीन्स डेल्टा ई क्या हो गया? पॉजिटिव। बात क्लियर अच्छी तरह से? तो ये तो था हमारा प्रथम नियम में Q और W को कैसे यूज करना है, मैंने उसको अच्छी तरह से समझा दिया। ठीक है। फिर हम आते हैं ऊष्मा गतिक प्रक्रम, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो प्रक्रम विधि है एक प्रकार कि तंत्र की अवस्था में परिवर्तन ही क्या है? प्रक्रम। कि तंत्र को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ले जाना है, तो यह परिवर्तन ही क्या है बच्चों? प्रक्रम। कि तंत्र अपनी इनिशियल स्टेट में था, मान लो तंत्र को आपने ऊष्मा दी और वो फिर फाइनल स्टेट में चला गया, तो ये जो आपने ऊष्मा दी और तंत्र की अवस्था परिवर्तित हो गई, तो इसी परिवर्तन को बोला गया है यहाँ पर प्रक्रम। इसे निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है जो तापमान है वो पूरे प्रक्रम में समान रहेगा, इसलिए नाम बोला गया समतापी प्रक्रम। मतलब प्रक्रम में तंत्र का ताप प्रत्येक पद में स्थिर रहेगा, अर्थात प्रक्रम खुले तंत्र या बंद तंत्र में संपन्न होगा। तो डेल्टा टी लंबे समय तक चले चाहे प्रक्रम, डेल्टी चाहे सूक्ष्म समय के लिए चले, ये दोनों क्या होंगे? जीरो। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनर्जी है वो किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। तो जब टेम्परेचर ही नहीं बदलेगा तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब ये स्थिर है, तो ये भी क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और अब आता है कि डेल्टा एच क्यों जीरो हो गया? तो ध्यान रखें कि H इक्वल टू होता है E प्लस PV। अब हम जानते हैं कि समतापी प्रक्रम है, ठीक है। तो समतापी प्रक्रम में PV क्या होगा? जीरो। तो अगर हम डेल्टा H बदलेंगे तो डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, क्योंकि PV स्थिरांक है तो ये वैल्यू क्या होगी? डेल्टा PV क्या होगी? जीरो। तो डेल्टा H जो होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा? डेल्टा E के। और जब डेल्टा, आप देख रहे हैं कि जो डेल्टा E ही जीरो है तो डेल्टा H भी क्या आएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए समतापी प्रक्रम में ध्यान रखना है कि क्या क्या जीरो दिख रहा है आपको यहाँ पे? डेल्टा T, डेल T, डेल्टा H, डेल H, डेल्टा E, डेल, ठीक है, और डेल E। ये वैल्यू आपको देख रहे हैं जीरो है। इसका रीजन क्या है? ताप और आंतरिक ऊर्जा एक दूसरे का फलन है, तो ताप नहीं बदलेगा तो आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलेगी। समतापी प्रक्रम में पीवी क्या होता है? जीरो। सॉरी, पीवी एक स्थिरांक होता है, जीरो नहीं, सॉरी। हम जानते हैं कि वाइल लॉ में, जानते हैं ना आप, वाइल्स लॉ पढ़ा होगा कि स्थिर ताप पर अगर ताप स्थिर है तो पीवी एक स्थिरांक होगा। तो ये जो वैल्यू है पी डेल वी, इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो डेल्टा एच इसके इक्वल हो जाएगा बच्चों डेल्टा ई। बात समझ गए ना? अगर डेल्टा एच, डेल्टा ई और डेल्टा ई जीरो तो दोनों जीरो। तो यहाँ तक बात अच्छी तरह से क्लियर है आपकी? तो ये था। अब हम आते हैं कि इस प्रक्रम में
अगर हम प्रथम नियम का प्रयोग करें तो हम देखेंगे कि डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में डेल्टा ई 0 है, तो क्यू किसकी इक्वल हो गया, माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो प्रक्रम ऊष्मा अवशोषित करेगा, मतलब प्रक्रम में तंत्र जितनी भी ऊष्मा अवशोषित करेगा वो टोटली किसमें बदल जाएगी, कार्य में। लेकिन ये एक आदर्श अवस्था है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी तंत्र को हम जितनी ऊर्जा दें वो टोटली कार्य में परिवर्तित हो जाए। बात क्लियर है। तो यहाँ तक ऊष्मागतिक समतापी प्रक्रम देखा आपने। अब हम आ जाते हैं, तो यहाँ तक अच्छी तरह से ध्यान रखना है ये वैल्यू किस तरह कौन कौन सी जीरो है। फिर आते हैं समदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रक्रम में दाब स्थिर होगा। तो तंत्र का दाब स्थिर रहता है किंतु आयतन बदल सकता है। मतलब है कि जैसे यहाँ पर अगर हम इस तरह से सोचें, ये है हमारे पास एक ठीक है सिलेंडर रखा हुआ है और इसमें ये पिस्टन लगा है, इसके ऊपर दाब है P1, ठीक है। अब मान लो आयतन है V1। अब मान लो आपने इसको कुछ ऊष्मा दे दी तो तंत्र का आयतन फैल जाए, लेकिन हम दाब में कोई परिवर्तन ना करें, P1 ही रखें इस तरह से। तो यहाँ पर जो है यह हम इसको कहें P2 हो गया, तो P2 और P1 बराबर है। तो तंत्र का अगर दाब स्थिर है तो आयतन में बदलाव आ सकता है। अगर वो गैसीय सिस्टम है और उस पर आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसको कोई ऊर्जा दे रहे हैं, तो तंत्र का आयतन बदल सकता है। तो ऐसे प्रक्रम है समदाबी के। समदाबी का मतलब हुआ कि जो डेल्टा पी है लंबे समय तक प्रोसेस चले, या डेल पी है, दोनों जीरो होंगे। फिर हम एक फर्स्ट लॉ देखें यहाँ पर कि डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू इक्वल टू अभी आप पढ़ोगे माइनस पी डेल वी, तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू प्लस माइनस पी डेल वी। तो इस तरह से डेल ई प्लस पी डेल वी इक्वल टू डेल्टा एच होता है। इसको बोलते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन। तो ये जो है एंथैल्पी परिवर्तन आप देख रहे हैं क्यूपी के इक्वल है। तो यहाँ QP मतलब Q जो है, QP का मतलब हुआ स्थिर दाब पर ऊष्मा तंत्र द्वारा ली गई या दी गई ऊष्मा। तो इसका मतलब है कि यहाँ QP डेल्टा H के बराबर है, और डेल्टा H मतलब एंथैल्पी जो है एक अवस्था फलन है। इस तरह समदाबी प्रक्रम में ऊष्मा भी एक क्या होगी, अवस्था फलन हो जाती है। ध्यान रखें, क्वेश्चन आता है कि किस प्रक्रम में ऊष्मा एक अवस्था फलन है, तो आप देखोगे समदाबी प्रक्रम में दिखेगी, सम आयतनी प्रक्रम में भी Q जो है वो एक आंतरिक ऊर्जा डेल्टा E आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर दिखेगी, तो वो भी वहां पर एक क्या बन जाएगी, अवस्था फलन। तो समझ गए ना आप कि समदाबी प्रक्रम में दाब स्थिर होगा, तो इसका मतलब दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इस प्रक्रम में तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसमें एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर हो। फिर आता है समायतनी प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम तंत्र का आयतन पूरा का पूरा स्थिर रहेगा किंतु दाब बदल सकता है, क्योंकि अगर मान लो आप सोचो कि तंत्र का इस तरह से है और यहाँ पिस्टन लगा है, ठीक है V1, और यहाँ पर दाब P1 है, आपने इसको क्यों ऊष्मा दी, तो ये फैलेगा, तो नीचे का जब दबाव बढ़ेगा तो हमें और दबाव लगाना पड़ेगा, मतलब P2, तो P2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, P1। तो इस तरह से तंत्र का जो है आयतन अगर स्थिर रखना है तो हमें दाब बदलना पड़ेगा, दाब बदल सकता है। तो यहाँ पर समायतनी प्रक्रम में डेल्टा P और चाहे डेल भी दोनों क्या होंगे बच्चों, जीरो होंगे। ऐसे प्रक्रम में जो है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ठोस है या द्रव तब उसमें तो ऑलरेडी आयतन स्थिर रहेंगे, लेकिन अगर गैसीय प्रक्रम है तो हमें दाब बदल के ही आयतन को स्थिर रख सकते हैं। तो किंतु दाब बदल सकता है, मतलब गैसीय तंत्र। अब यहाँ पर आ जाए हम, W इक्वल टू होता है माइनस पी डेल वी। अब चूंकि यहाँ पर समायतन है तो डेल वी जीरो, तो W भी जीरो। तो ऐसे प्रक्रम में कोई कार्य मतलब यांत्रिक कार्य नहीं होगा। और आगे बढ़ो, अब जब W ही जीरो है तो डेल्टा E इक्वल टू Q, उसका मतलब है तंत्र द्वारा अवशोषित और उत्सर्जित ऊष्मा एक क्या बन जाएगी, अवस्था फलन। तो इस सम आयतनी प्रक्रम में और समदाबी प्रक्रम में ध्यान रखें ऊष्मा जो है वो एक अवस्था फलन हो जाती है। कारण ये है कि ये
स्थिर सम आयतनी प्रक्रम में डेल्टा ई के बराबर दिख रही है और समदाबी प्रक्रम में जो क्यू है वो डेल्टा एच के बराबर दिख रहा है। क्यू वी लिखा हो या क्यू लिखा हो, वी ऐसा लिख देने से मतलब है सम आयतनी प्रक्रम को बता रहा है। फिर आता है रुद्धोष्म प्रक्रम। समझ गए ना कि रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब प्रक्रम में तंत्र तथा तंत्र जो है वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता। मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र अपने वातावरण के साथ किसी भी प्रकार का ऊष्मा आदान प्रदान नहीं करता, हम उसे बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। मतलब क्यू यहाँ पर 0 होगा तो और आगे बढ़े तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू या डेल्टा ई इक्वल टू डब्ल्यू। मींस कार्य आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कार्य है, जो अपथ फलन था, अब वो क्या बन गया, एक अवस्था फलन। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य एक अवस्था फलन हो जाता है क्योंकि वो डेल्टा ई के बराबर है। अब आता है कि यहाँ देख रहे हैं कि जो कार्य है और डब्ल्यू है दोनों एक दूसरे के सीधा संबंधित है कि अगर डब्ल्यू निगेटिव है तो तंत्र द्वारा कार्य होगा और डेल्टा ई निगेटिव होगा, मींस तंत्र का तापमान घट जाएगा। अगर कार्य पॉजिटिव है तो तंत्र पर कार्य होगा, डेल्टा ई जो है पॉजिटिव हो जाएगा और तंत्र का तापमान जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखें, बात अच्छी तरह से समझें। तंत्र द्वारा कार्य मतलब ये है प्रसार कार्य, हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, प्रसार कार्य, और ये है संकुचन कार्य। तो प्रसार कार्य हो रहा है, तंत्र द्वारा कार्य होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, डेल्टा ई ऋणात्मक होगा, तापमान गिरेगा। संकुचन होगा रुद्धोष्म प्रक्रम में, क्योंकि देखो ऊष्मा को ना निकलने दे रहे हैं ना आने दे रहे हैं, तो तंत्र में जो भी कार्य होगा वो केवल तंत्र की आंतरिक ऊर्जा से होगा और ऐसे में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी। तो संकुचन हो या प्रसार कार्य, तंत्र की कुल एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये तंत्र जो है रुद्धोष्म है, ना बाहर से ऊर्जा आ रही है ना जा रही है, तो तंत्र की कुल अंतर्निहित ऊर्जा मींस डेल्टा एच या एच स्थिर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में ना तो क्यू बदलेगा ना डेल्टा एच। यहाँ तक बात अच्छी तरह से क्लियर है और ध्यान रखना है यहाँ डब्ल्यू पथफलन बन जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम में, जबकि समदाबी और समायतनी प्रक्रम में ऊष्मा पथफलन दिख रही है। फिर आते हैं चक्रीय प्रक्रम। तो ऐसे प्रक्रम जिसमें तंत्र अपनी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है उसे बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। यहाँ पर जितने भी अवस्था फलन में परिवर्तन के मान है वो 0 रहेंगे, तो डेल्टा ई भी 0 होगा। समझ गए ना कि यहाँ पर जो है डेल्टा एच 0 होगा, डेल्टा ई 0 होगा, डेल्टा वी 0 होगा, डेल्टा टी 0 होगा, डेल्टा एस 0 होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि डेल्टा ई 0 है तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, मतलब तंत्र जितनी ऊष्मा अवशोषित करेगा वो कार्य में परिवर्तित होगी, बिल्कुल समदाबी प्रक्रम के जैसा ही होगा। तो इस तरह से चक्रीय प्रक्रम और समतापी प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम में आप देख रहे हैं तंत्र जितनी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है वो टोटली वर्तन कर रहा है। अब हमें एक क्वेश्चन इस तरह से समझें कि P1 V1 P1 ये है, फिर प्रक्रम चला P2 V2 और T1 है, फिर प्रक्रम चला P2 ठीक है, V3 हो गया, T3 हो गया, और फिर यहाँ गए P1 V1 T1। तो देखो P1 V1 T1 यहाँ से और ये अंतिम अवस्था AC है तो हम कहेंगे चक्रीय प्रक्रम है ना। P1 V1 T1 में T1 स्थिर दिख रहा है, P2 V2 बदल रहे हैं तो ये एक समतापी प्रक्रम है। फिर यहाँ चले गए P2 स्थिर दिख रहा है तो समतापी प्रक्रम दिख रहा है, यहाँ पर आयतन स्थिर दिख रहा है तो हम कहेंगे सम आयतन प्रक्रम है। भले कुछ और बदले, अगर कोई एक चीज स्थिर दिख रही है आपको तो आप वहां ध्यान रखें, ताप नहीं बदल रहा है समतापी, दाब नहीं बदल रहा है समदाबी, ठीक है, वही की वही अवस्था फिर से आ जाए तो चक्रीय। इस तरह पहचानना होता है। विभिन्न प्रक्रमों के ग्राफी निरूपण, जैसे प्रसार की बात देखें तो दाब आयतन ग्राफ है ये, ठीक है, ये क्या है, दाब आयतन ग्राफ से देखें अगर हम तो यहाँ पर ये ग्राफ में P लिया है अक्ष में और ये है मान लो x अक्ष और ये है y अक्ष। तो देख रहे हैं कि A से B में आयतन स्थिर दिख रहा है।
बी से सी में, तो ये जो ए से बी है ये क्या कहलाएगा बच्चों, सम आयतनी प्रक्रम, आयतन स्थिर दिख रहा है। बी से सी देखो आप, दाब स्थिर दिख रहा है, तो बी से सी समदाबी प्रसार हो जाएगा। तीसरा देखो आप, बी से डी और बी से ई, तो बी से डी समतापी प्रसार है और बी से ई रुद्धोष्म। ऐसा क्यों, बताओ कि यहां पर एकदम दाब क्यों गिर रहा है रुद्धोष्म में। तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप समतापी की बात करें तो हम जैसे जैसे आयतन बढ़ाएंगे दाब घटेगा। केवल आयतन बढ़ना ही दाब को घटा रहा है, मतलब यहां पर आप आयतन बढ़ा रहे हैं तो दाब घट रहा है इस कंडीशन। लेकिन यहां जो आयतन बढ़ना, इसके साथ साथ ताप घटना, इसीलिए दाब भी लगातार घट रहा है। तो यहां दो फैक्टर, मतलब इस कंडीशन में आयतन की वृद्धि और ताप में कमी, क्योंकि प्रसार होगा, रुद्धोष्म अवस्था है तो तंत्र कहीं से ऊष्मा अवशोषित करेगा नहीं, तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा घटेगी तो ताप घटेगा। तो यहां ताप भी घट रहा है, आयतन भी घट रहा है, इसलिए दाब ज्यादा तेजी से घटेगा। और यही कारण है कि जो ग्राफ है दिख रहे हैं आप, रुद्धोष्म के लिए नीचे आ रहा है जबकि समतापी में ऊपर जा रहा है। तो ये है रुद्धोष्म। और संकुचन की बात की गई है तो उल्टा हो जाएगा। देखो बी से सी देखो आप, ये कौन सा प्रक्रम दिख रहा है, बी से सी समायतनी। बी से ए आप देख रहे हैं क्या है, समदाबी। अब आता है कि बी से डी और बी से ई में कौन क्या है। तो देखो बी से ई की तरफ चले तो केवल आयतन में कमी हो रही है, मतलब जैसे जैसे आयतन घट रहा है यहां पर, इस तरह से मैं ये कहूं कि यहां पर ऐसे समझें कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वाली स्थिति में जैसे जैसे आयतन घट रहा है तो ताप, सॉरी दाब क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर यहां चले जाए तो आयतन भी घट रहा है और ताप बढ़ रहा है, तो जो दाब है वो लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों की अगर स्थिति, अगर दाब समान रखें तो जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उसमें कम आयतन बदलने से ही दाब जल्दी पहुंच जाएगा, जबकि समतापी स्थिति में आपको आयतन थोड़ा और घटाना होगा तब जाके दाब उतना मिलेगा जितना कि हमें रुद्धोष्म अवस्था में कम आयतन में ही मिल रहा है। तो बात क्लियर है ना। तो ये वाला जो ग्राफ है बी से डी, ये है रुद्धोष्म संकुचन का, और बी से ई है समतापी संकुचन का, मतलब आयतन में कमी करना। तो आप देख रहे हैं कि रुद्धोष्म अवस्था में जो बी से डी है हमें जल्दी दाब बढ़ रहा है। कारण है कि रुद्धोष्म अवस्था में जब आप संकुचित करोगे तो आयतन घटेगा, ताप में वृद्धि होगी क्योंकि तंत्र से उसमें बाहर निकल नहीं रही है और दाब एकदम जल्दी बढ़ जाएगा। जबकि बी से ई तरफ जा रहे हैं तो केवल आयतन में कमी आ रही है और वही केवल ताप में वृद्धि करेगा। तो ये है, मतलब दाब में वृद्धि करेगा। तो यहां पर रुद्धोष्म अवस्था का ग्राफ ये है और ये। तो अच्छी तरह समझ गए ना कि बी से ए कौन सा हो गया, समदाबी, बी से सी समायतनी, बी से डी रुद्धोष्म। क्यों है बी से डी रुद्धोष्म, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं आयतन घटना है और ताप बढ़ना है, इससे दाब जल्दी बढ़ रहा है। जबकि बी से ई समतापी है क्योंकि यहां पर केवल आयतन घट रहा है तब दाब बढ़ रहा है। ओके। समतापी प्रसार और रुद्धोष्म प्रसार में ढालों का अनुपात पूछ लिया जाता है। तो देखो समतापी प्रसार में पीवी इक्वल टू के होता है, रुद्धोष्म प्रकरण में पीवी का पावर गामा इक्वल टू के होता है। तो यहां पर P और बढ़ा दें ग्राफ तो आप देखो इसी तरह से log P इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग 1/b, और आगे बढ़े तो यहां पर जो ढाल दिख रहा है, देखो ये हो गया y, ये हो गया mx, और ये क्या हो गया c। तो यहां पर देखो ढाल किसकी इक्वल दिख रही है, -1। समझ गए ना कि जो समतापी प्रक्रम है उसमें अगर आप ढाल देखें तो कितनी आ रही है, -1। और अगर आप रुद्धोष्म में चले जाएं तो यही ढाल आ रही है माइनस गामा की, क्योंकि गामा है विशिष्ट ऊष्मा अनुपात, और हम जानते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू या कितनी हो सकती है, 1.33। कितनी हो सकती है, 1.33। तो यहां पर ये देख रहे हैं कि जो ढाल की वैल्यू है रुद्धोष्म प्रक्रम में ज्यादा आ रही। तो इस तरह से अगर हम समतापी प्रसार और रुद्धोष्म प्रसार को देखें तो इनका जो रेशियो है, यहाँ मतलब लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिखें कि रुद्धोष्म प्रसार
में ढाल बटा समतापी प्रक्रम में ढाल, तो ये आएगा वो गामा की इक्वल, मतलब 1.44। बात क्लियर है? तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि रुद्धोष्म प्रसार में ढाल और समतापी प्रक्रम में ढाल का रेशियो क्या है, तो वो है 1.33। सॉरी, मिनिमम कहाँ तक ले सकते हैं हम, 1.33, इतना तो रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि समतापी प्रसार में ढाल -1 के इक्वल दिख रहा था, है ना, और ये तो ये है -1 इस तरह से, और ये है माइनस गामा। तो आप रुद्धोष्म प्रसार का ढाल ज्यादा है, और इसीलिए अगर ग्राफ देखा जाए तो ढाल से भी आप बता सकते हैं कि कौन सा रुद्धोष्म प्रसार को शो कर रहा है और कौन सा समतापी। तो समतापी प्रसार में ये जो लाइन आएगी ये होगी, जबकि रुद्धोष्म प्रसार में ढाल ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो ग्राफ है वो समतापी प्रसार को शो कर रहा है, और नीचे वाली जो वक्र है वो रुद्धोष्म प्रसार को शो कर रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है दोनों के ढाल का रेशियो भी बता दिया, दोनों के ग्राफ को इस ढाल के आधार पर पहचानना भी मैंने बता दिया कि कौन सी जो वक्र है वो समतापी है और कौन सी रुद्धोष्म की है। तो इस तरह से आपको ये अच्छी तरह से याद रखना। आज इतना ही बहुत है बच्चों, बाकी हम उत्क्रमणी और उसके बारे में आगे अनुत्क्रमणी प्रक्रम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।